नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शॉर्ट हैंड हाउस पर। दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन प्रारंभ होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वैश्विक कृषि नीतियों से भूखमरी कम हुई है, लेकिन बीमारी, पर्यावरणीय हानि और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं बढ़ गई है। इससे प्राकृतिक संसाधन व्यर्थ हुए हैं और जैव विविधता घटी है। दशकों से इन नीतियों पर पुनर्विचार की जरूरत है, पर सुधार नए के बराबर है। यूक्रेन संकट को देखते हुए भी अगर कृषि नीतियों पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो उचित नहीं होगा। दुनिया के किसी भी देश में सूखा पड़ सकता है, खास तौर पर अफ्रीका में यह अपरिहार्य है। रूस और यूक्रेन का गेहूं उत्पादन करीब 10 लाख टन प्रति वर्ष है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 1/4 है। युद्ध से पहले रूस से प्रति वर्ष 9 मिलियन टन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का निर्यात होता रहा है, जो विश्व उपयोग का 7% है। एक साल पहले अप्रैल माह में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित फूड प्राइस इंडेक्स 30% अधिक था। करीब साल भर पहले विश्व स्तर पर उर्वरकों की कीमतें 125% ज़्यादा थी। इनमें इस साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक और 17% की वृद्धि देखी गई। मौसमी कृषि उत्पादन व आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याओं के मद्देनज़र मौजूदा नीतियों में बदलाव नहीं हुआ तो संकट से उबरना मुश्किल है और सूखे जैसी स्थिति को टालना भी। अमेरिका और कनाडा के पास 4.4 करोड़ टन के अनाज भंडार है। विश्व भर में 25 करोड़ टन गेहूं, जो जई व अन्य अनाज से लोगों का पेट भरता है। इसमें 9 करोड़ टन से ज़्यादा की खपत अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में है। पशुओं को 100 किलोग्राम प्रोटीन या 3 किलोग्राम बीफ प्रोटीन खिलाया जाता है। इस प्रकार विश्व में पशुओं के लिए 220 मिलियन टन पोषक अनाज दिया जाता है, तो रूस व यूक्रेन में पड़ी अनाज की कमी के 2 गुने से ज़्यादा है। इस साल मिस्र, ट्यूनीशिया और यमन में गेहूं की कमी पड़ने की आशंका है। राजनीतिक अस्थिरता भी कई बार इसकी वजह हो सकती है। इसका एक समाधान हो सकता है कि अनाज व फलियों का मौजूदा भंडार पशुओं को न देकर मानव जीवन बचाने के लिए काम में लिया जाए, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। हम मांसाहार के विकल्प के तौर पर शाकाहार अपनाकर भविष्य में गेहूं की कमी को दूर कर सकते हैं। हर वह व्यक्ति जो मांसाहार छोड़ शाकाहार अपनाता है, कम से कम 1/4 एकड़ में उत्पादित गेहूं बचाता है या यूं कहीं अतिरिक्त उत्पादन में योगदान देता है। ऐसे बदलाव से उर्वरक की कमी नहीं होगी। आहार बदलने से इतना उर्वरक बचेगा कि यूक्रेन में अतिरिक्त गेहूं उत्पादन की मांग पूरी की जा सके। कारण यह है कि मांसाहार से शाकाहार अपनाने से प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम उर्वरक बचता है। 21.5 करोड़ से 26 करोड़ लोग जो कि अब शाकाहारी है, वे 22 से 25 लाख टन नाइट्रोजन की बचत करेंगे। अतिरिक्त उर्वरक से प्रति एकड़ गेहूं उत्पादन बढ़ेगा। इससे अमेरिका व यूरोप में क्रमशः 41 व 56 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रति वर्ष नाइट्रोजन उर्वरकता की जरूरत होगी। इस प्रकार मांसाहार से शाकाहार का विकल्प चुनने पर उर्वरक का खर्च बचाया जा सकेगा, ताकि यूक्रेन में युद्ध के बाद आए भोजन संकट को दूर किया जा सके। रूस से 7 मिलियन टन का उर्वरक निर्यात रुक गया है। इसके मद्देनज़र यह जरूरी है। लाखों लोगों को भूख से बचाने के अलावा आहार में परिवर्तन की यह प्रवृत्ति हृदय व कैंसर रोगों से होने वाली मृत्यु दर में 10 से 18% की कमी लाएगी। जो लोग पूरी तरह से मांसाहार छोड़ देंगे, उन्हें अधिक फायदा होगा। उनका मोटापा कम होगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल व ग्लूकोज लेवल भी कम हो जाएगा। अगर यह सच साबित हुआ कि लाखों लोग जल्दी ही भुखमरी का शिकार होंगे, तो यह पुतिन अकाल नहीं कहलाएगा, बल्कि यह अपनी मनमर्जी से चुनी गई स्थिति होगी, जिसका कारण बस यही होगा कि समृद्ध राष्ट्रों के नेता और जनता यह मानकर चल रहे हैं कि इस समस्या का समाधान बहुत मुश्किल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 1 दशक से चले आ रहे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
के बाद अब एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव वैश्विक सुरक्षा पहल के अपने दृष्टिकोण को सामने रखा है। यह प्रस्ताव शी जिनपिंग ने हाल ही में चीन के बोआओ फोरम फॉर एशिया का दावोस फोरम भी कहते हैं में रखा। इसमें शी जिनपिंग ने एशिया की विश्व शांति का आधार और शक्ति केंद्र बनाकर विश्व स्तर पर व्यापक और अविभाज्य सुरक्षा के ढांचे की रूपरेखा साझा की। चीन 1990 के दशक से अपनी इससे मिलती जुलती नई सुरक्षा संकल्पना को भी बार बार दोहराता रहा है। पिछले 2 दशकों से चीन सामंजस्यपूर्ण विश्व हारमोनियस वर्ल्ड की भी अपनी संकल्पना को दोहराता रहा है। सवाल यह है कि फिर इस बार शी जिनपिंग के इस प्रस्ताव पर दुनिया भर में इतनी गहन बहस क्यों छिड़ रही है। संक्षिप्त में कहें तो आज का चीन शक्तिशाली है, आक्रामक है और अपनी सोच को साझा करने के साथ साथ दूसरे विश्व युद्ध से चले आ रहे ज़्यादातर ढांचों और पश्चिमी देशों की सोच को नकारात्मक बता रहा है। शी जिनपिंग के नए दौर में चीन का यह निश्चयात्मक रुख खुलकर सामने आया है। पश्चिमी देशों ने चीन के इन बदले हुए तेवरों वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का नाम भी दिया है और दुनिया भर में चीन के बढ़ते निवेश में डेप्ट ट्रैप की चिंता भी जाहिर की है। चीन के सभी पड़ोसी देशों ने लगातार चीन के बदले हुए रुख को झेला है। यही कारण है कि शी के इस प्रस्ताव को आलोचक चीन की महत्वाकांक्षा का संकेत बता रहे हैं। सच तो यह है कि 2 साल से चल रही सर्वव्यापी महामारी ने चीन को और अधिक आत्मविश्वासी बना दिया है। यहाँ एक तरफ विश्व के सभी बड़े और छोटे देशों को भारी नुकसान हुआ है, चीन उससे अभी काफ़ी हद तक बचा हुआ है। चीन एकमात्र बड़ा देश है जहां अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सकारात्मक बनी रही है। आज चीन अपने को 16 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था घोषित कर चुका है और जल्द ही अमेरिका की 21 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ने के संकेत कर रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही अपनी चाइना ड्रीम की अवधारणा को जाहिर कर चुका है। 2049 में जब चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के 100 साल पूरे होंगे तब तक वे चीन को विश्व का सबसे समृद्ध, शक्तिशाली, आधुनिक और सुंदर देश बनाने का संकल्प ले चुके हैं। 2021 के अंत में चीन से तीव्र गरीबी को समाप्त करने के दावे के बाद शी अब 2035 तक चीनी सेना विश्व की सबसे सक्षम सेना बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सब वे राष्ट्रपति के तीसरे कार्यकाल के लिए अपने दावे को सुदृढ़ करने के लिए भी कर रहे हैं। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ साथ वैश्विक सुरक्षा पहल के प्रस्ताव पर भी सबका समर्थन चाहता है। यह भी सच है कि अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरह चीन अपने इस नए प्रस्ताव को भी काफ़ी देशों से मनवाने की क्षमता रखता है। यह चीन केंद्रित दृष्टिकोण तनाव का कारण हो सकता है। ऐसा इसलिए कि यह दृष्टिकोण विश्व स्तर पर लंबी बहस का नतीजा न होकर केवल चीन के राष्ट्रपति की व्यक्तिगत सोच है, जो चीन को विश्व का केंद्र बिंदु बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। महामारी के बाद अब यूक्रेन संकट के मामले में भारत के तटस्थता की नीति पर भी विश्व भर में बहस छिड़ी हुई है। विश्व जानना चाहता है कि चीन का शक्तिशाली पड़ोसी भारत शी के इस प्रस्ताव को कैसे देखता है, या फिर चीन भारत से क्या अपेक्षा रखता है। 2 साल से चल रहे सीमा तनाव में चीन के नेता यूक्रेन संकट में चीन भारत की साझा सोच को उभार कर तालमेल बेहतर करने में लगे हुए हैं। भारत भी रूस को अकेला छोड़ चीन के पाले में डालना नहीं चाहता। इसके अलावा चीन आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारी हिस्सेदार, आयात का सबसे बड़ा स्रोत और बड़ा निवेशक है। जाहिर है कि भारत को इस माहौल में चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में भी यह तटस्थता की नीति बनाए रखनी होगी। भारत को कोई सकारात्मक पहल करनी होगी, नहीं तो न केवल शी जिनपिंग पड़ोसी देशों पर लगातार दबाव बनाए रखेंगे, बल्कि पश्चिमी देशों की सोच को शीत युद्ध का नज़रिया बताते रहेंगे। यूक्रेन संकट में शी जिनपिंग और पुतिन की बढ़ती नज़दीकियों ने पश्चिमी देशों को और भी चौकन्ना कर दिया है। ज़्यादातर पश्चिमी विशेषज्ञ राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को उनके कवाड़ और औकस सुरक्षा तंत्रों का प्रतियोगी मानते हैं, जो कुछ हद तक सही भी है।
पर यूक्रेन संकट की वजह से पश्चिमी देशों के आंतरिक मतभेद भी सामने आए हैं, जिसका फायदा चीन उठा सकता है। इस माहौल में भारत के लिए अवसर तो बढ़े ही है, अपेक्षा भी बढ़ जाती है। अमेरिका में नस्ल भेद की भयावह तस्वीर फिर सामने आई, जब सैन्य वर्दी पहने एक श्वेत किशोर ने न्यूयॉर्क के बफेलो सुपरमार्केट में अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें 10 जने मारे गए। मरने वालों में अधिकांश अश्वेत है। इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले किशोर ने इस दौरान न केवल नस्लीय अपशब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि हमले को सोशल मीडिया पर ऑनलाइन स्ट्रीम भी किया। ऐसा लगने लगा है कि नस्ल भेद अमेरिका में रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनकर रह गया है। ख़ास तौर से पिछले एक दशक के दौरान नस्ल भेद की हिंसक घटनाएं यह भी बताती है कि अमेरिका में उग्र श्वेत राष्ट्रवाद का प्रसार खूब हो रहा है। भले ही नस्ल भेद अमेरिका में हर बार चुनावी मुद्दा बनता आया हो, लेकिन इसे रोकने के प्रयास तेज हुए हों, ऐसा नहीं लगता। इसकी सबसे बड़ी वजह अश्वेतों को लेकर अमेरिकियों में उस अज्ञात किस्म का भय ही माना जाना चाहिए, जिसमें वहाँ की श्वेत आबादी अपनी हर समस्या के लिए अश्वेतों को जिम्मेदार मानने लगी है। स्टॉप 160 शब्द प्रति मिनट की गति से थी ये डिक्टेशन। इसका बार बार अभ्यास करिए और इसको ट्रांसक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।